अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग आज प्रैक्टिकल का ये फर्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम लोगों ने ना अपनी लिनक्स को कवर करना ए टू जेड, ठीक है, बेसिक लेवल के ऊपर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिनक्स क्या होती है, ठीक है। इन जनरल सबको बेसिक आइडिया होगा, बट मैं स्टार्ट से एक दफ़ा दोबारा इसकी कवरेज कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ना दुनिया में डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं, ठीक है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइक डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके डिफरेंट पर्पसेस हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिन्हें हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें हम क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब दो डिफरेंट डिवीजन्स हैं आसान लफ्ज़ों में ना, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की है और दूसरा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की है। अब ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स से मतलब क्या है आसान लफ्ज़ों में, कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्लोज सोर्स है, उसका मतलब ये है कि जो उसका सोर्स कोड है या वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना हुआ है लाइन बाय लाइन, उसका कोड अब पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास विंडोज़ है, विंडोज़ के हमें कुछ फंक्शंस कुछ फीचर्स ये तो किसी बुक वगैरह में जो गवर्नमेंट विंडो की तरफ से है उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। बट हमें ए टू जेड ये नहीं पता कि विंडो कैसे काम करती है, ठीक है। बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो विंडो के अभी भी स्टिल हाइडिंग हिडन है, जो कि सिर्फ कंपनी को पता है, ठीक है। हमारे पास एग्जैक्ट सोर्स कोड नहीं है विंडोज़ का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो जाता है क्लोज सोर्स, ठीक है। सेम गोस ऑन मैक का एज वेल, बट मैक में है कि थोड़ा सा ना क्या कहते हैं इसको, बी एस डी लिनक्स, ये एक और लिनक्स के टाइप है, उसका काफ़ी हद तक कोड यूज़ होता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक तरह का हाइब्रिड है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आता है वो है ओपन सोर्स, ठीक है। अब ओपन सोर्स में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसका ए टू जेड कोड, उसके कर्नल का एक्चुअली ए टू जेड कोड इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये काले लिनक्स है, ठीक है। काले लिनक्स का जो कर्नल है ना, वो उसका जितना भी कोड है वो आपको गिटहब पर मिल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम चेक करें, इसके अंदर ही कर लेते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ ये सर्च करना लिनक्स कर्नल कोड गिटहब, और आपको लिनक्स का कंप्लीट कर्नल का कोड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस है, हर फंक्शंस का एग्जैक्ट जो कोड है वो आपको इस सर्टेन रिपो के अंदर मिल जाएगा। और ये कॉन्टेंट चेंज भी हो रहा है क्योंकि ओपन सोर्स होने की वजह से कोई भी अपनी चेंजेस इस पर पुश कर सकता है, ठीक है। और फिर वो चेंजेस जो लाइनस टॉरवल खुद है, जिसको मतलब लिनक्स का फाउंडर है, वो उसको अप्रूव करता है। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर मिल रहा है कि अच्छा ये आज के अंदर चेंजेस 17 घंटे पहले हुई हैं, कुछ चेंजेस 8 घंटे पहले हुई हैं। तो डिफरेंट फीचर्स में डिफरेंट तरह के चेंजेस टाइम टू टाइम आती रहती हैं, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग्स हुई हैं। बट विंडोज़ में ऐसा सिनेरियो नहीं होता, ठीक है। विंडोज़ में आप नहीं एग्जैक्टली देख सकते कि अच्छा कब कौन सी चेंजेस आई है, कौन से फंक्शन में मॉडिफिकेशन हुई है, किसने की है, ठीक है। यहाँ तो आप देख सकते हैं ना कि ये 5,000 लोग हैं कंट्रीब्यूटर, जिन्होंने मिलकर ये मतलब ये चेंजेस वगैरह और बाकी का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब सवाल आता है फ़ायदा क्या। भैया आपने एक साइड पे क्लोज ओपन सोर्स यूज़ किया, एक साइड पे क्लोज सोर्स यूज़ किया, तो दोनों के अलग अलग दोनों के फ़ायदे क्या, ठीक है। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड यूज़र मतलब ये जो आप मैं जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, ठीक है, जिनका डे टू डे वर्क सिर्फ सिस्टम को यूज़ करने से होता है, ठीक है। उसकी मॉडिफिकेशन उसकी मैनेजमेंट उनसे उनका लेना देना कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर विंडो होगी तभी मैं अपनी लाइक एक नॉर्मल बीइंग अ नॉर्मल यूज़र अपनी बेसिक मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ और बेसिक काम कर सकता हूँ। लेट्स से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, राइट। तो मुझे इन डीप ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरे ग्राफिक्स के टूल कैसे काम करते हैं। सेम गोज़ मैं कोई टीचर हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि सिर्फ अच्छा मीटिंग्स कैसे होती हैं। या फिर मैं हूँ कि ठीक है मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ,
या मैं कोई बिज़नेस ऑन करता हूँ, मिसाल ले लेते हैं, तब भी मैंने मीटिंग्स या टीम से जो सारी की सारी कोलैबोरेशन करनी है वो मेरी क्लोज सोर्स विंडोज़ पर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की या ऐसे सिनेरियोज़ की जहाँ पर आपने सिर्फ यूज़ नहीं करना, आपने इसे मैनेज भी करना है, ठीक है, और आपने इसे मॉडिफाई भी करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ पाकिस्तान में तो विंडोज़ का सिनेरियो ये है ना कि लोगों ने की मतलब वो की भी होती है, क्या कहते हैं, क्रैक्ड विंडोज़ मिल जाती हैं हमें सारे के डीवीडीज़ की सूरत के अंदर ना, या वैसे भी वो पास ऑन होती रहती हैं। मगर आप जब बाहर कहीं पे विंडोज़ खरीदते हैं तो आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लाइसेंस कॉस्टली होता है, तो लाइसेंस से बचने के लिए हम लोग लिनक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, ठीक है, और फ्री टू मॉडिफिकेशन भी है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना खुद का लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की, और आप फिर उस मॉडिफिकेशन के बाद उसको क्लेम कर सकते हो कि अच्छा ये हमारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मेरा एक बड़ा पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, अच्छा मैं इसको पहले एक वेबसाइट है, अगर आपने ये देखना हो ना कि अच्छा कौन कौन से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अ, हमारे पास विंडोज़ में तो चलो सिंपल वर्जन आते हैं ना कि अच्छा विंडो 10 है, विंडो 11 है, ठीक है। लिनक्स में क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट तरह के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोगों ने बनाई होती हैं, ठीक है। और लाइक एक कैटेगरी के अंदर लिनक्स के अंदर यानी कई हज़ार लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब डिस्ट्रो और इन लाइक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं, ठीक है, लिनक्स की ज़ुबान में। तो आप ये डिस्ट्रो वॉच में जाकर ना ये सारे डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। मतलब लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके ना काफ़ी अलग तरह के या यूनिक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए होते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा आगे, तो ये लोड हो रहा है। तो ये मतलब एक एग्जांपल है इंटरफेस का कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अम्ब्रेल ओएस आई थिंक इसका नाम है, और ये इसका इंटरफेस है। प्यारा इंटरफेस है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। उसके बाद आपको मज़ीद जो अपडेट्स होती है ना, नए ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रिलीज़ होंगे लिनक्स से रिलेटेड, वो आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने वाकई ये समझना हो कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएं, पहले उसको अच्छे से सीखें और फिर उसमें मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वो लिस्ट है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा चलते हैं मार्केट के अंदर ना। हमारे पास कैची ओएस, ये कोई नया ओएस है जो अभी होना शुरू हुआ है, वरना काफ़ी टाइम तक मिंट डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। और इसके अलावा मंजारो कर रहा था, मंजारो नीचे आ गया। और हमारे पास इसी तरह नॉर्मल जैसे यूबिंटू वगैरह है। सबसे कॉमन जो आप लोग देखेंगे ना काम के दरमियान, वो यूबिंटू ओएस है, ठीक है, वो यूबिंटू डिस्ट्रीब्यूशन है। कि स्टार्ट जब भी कोई लेता है लिनक्स के ऊपर वो हमेशा यूबुंटू से लेता है, ठीक है। मतलब वो सीखना यूबुंटू से स्टार्ट होता है। यूबुंटू से सीखने के बाद फिर वो स्टेप बाय स्टेप लाइक आगे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे जाता है, ठीक है। अच्छा मैं जो आपको दिखाने लगा था वो थी पाक ओएस। ये मेरा बड़ा फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पाकिस्तानी है एक्चुअली। इसमें सिनेरियो ये है कि इन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी वाइज एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, और ये बिल्ड विंडो का रेप्लिका है, ठीक है। जैसे विंडो है ना हमारे पास, तो ये इन्होंने विंडो का रेप्लिका बनाया हुआ है, और इसमें काफ़ी सारे ना सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं।
ये इसका इंटरफेस है। एग्जैक्ट मतलब विंडो को रेप्लिकेट किया है और उसमें काफ़ी सारे लाइक सिक्योरिटी के टूल्स ना पहले से ऐड ऑन किए हुए हैं इन्होंने। सिर्फ आपने वो जाना है, उन टूल्स को सेटअप करना है, ठीक है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी हद तक सिक्योर होगा। ठीक है, ये विंडोज़ से काइंड ऑफ ज़्यादा सिक्योर है नॉर्मल विंडोज़ से ना, क्योंकि इसमें हार्डनिंग के स्क्रिप्ट्स हैं जो कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ना विंडो जो ओएस के ऊपर चल रही होंगी या ओएस के ऊपर जो गैर ज़रूरी कैपेबिलिटीज़ है ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो उसको रोक देती हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्यारा ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर लोग टेस्ट करना चाहो तो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जाते हैं वापस इसकी तरफ। तो जब भी आपने लिनक्स को सीखना स्टार्ट करना है तो आपने लाइक बेसिक से ही स्टार्ट करना होता है कि बेसिक कमांड्स कैसे काम करती हैं। फिर आप थोड़ा बहुत फाइल सिस्टम को समझते हो। ठीक है, फाइल सिस्टम को समझने के बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़र में परमिशंस को समझते हो, फिर यूज़र मैनेजमेंट को समझते हो, ग्रुप मैनेजमेंट को समझते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट को समझते हो। और जब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, ठीक है, फिर आप स्क्रिप्टिंग की तरफ जंप कर जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बड़ी बेसिक कमांड आती है, वो है एल की, जो कि एक मिनट मैं ना एक अलग से फोल्डर बना लेता हूँ गूगल क्लास का। और ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे बेसिक कमांड शुरू में आती है वो है एल की कमांड। ठीक है, लिस्ट। लिस्ट कैसे काम करती है कि आपने एल एस जब ट्रिगर करते हो तो जिस भी फोल्डर में आप उसे ट्रिगर करोगे ना, वो आपको ये बता देगा कि वहाँ पर कौन सी फाइल और फोल्डर मौजूद है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ कुछ मौजूद नहीं है तो हमारे पास वो बिल्कुल ब्लैंक रिजल्ट दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर तक हम चीज़ें क्रिएट करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब दूसरी कमांड आती है वो आती है सी डी। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में सी डी का काम ये है कि आपने एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर मूव करना है। ठीक है, जैसे हमारा हम होता है ना कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जा रहे हैं या एक कमरे से वापस आ रहे हैं, तो सी डी हमारे पास वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसके बाद हमारे पास आता है पी डब्ल्यू डी। ठीक है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आसान लफ्ज़ों में पी डब्ल्यू डी क्या करता है कि पी डब्ल्यू डी आपको ये बताता है कि इस वक्त आप सिस्टम में कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब ये वैसे तो लग रहा होगा कि ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है, बट जब आप मुकम्मल तौर पर कमांड लाइन में काम कर रहे होते हैं तो ये कमांड बहुत काम की होती है। ठीक है, क्योंकि लिनक्स में आपका मैक्सिमम काम कमांड लाइन के थ्रू हो रहा होता है। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि आप उसके थ्रू जा रहे होते हैं, ग्राफिकली जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास ये आता है कि हम फाइल और फोल्डर कैसे बनाते हैं लिनक्स के अंदर। सबसे आसान तरीका लिनक्स में फ़ाइल और फोल्डर बनाने का ये है कि अगर आपने एक फ़ाइल बनानी है तो आपने लिखना है टच, और उसके बाद आप क्या करोगे कि आप फाइल का नाम दोगे। ठीक है, जैसे मैं देता हूँ फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल बना दो जिसका नाम है फर्स्ट, टच स्पेस फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। आपने एंटर किया और ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई। अब हम चेक कैसे करेंगे, हम एल एस करेंगे तो हमें शो हो जाएगा कि फर्स्ट डॉट टी एक्स टी की एक फ़ाइल मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हो। ठीक है, अच्छा लिनक्स में ना फोल्डर्स को हम डायरेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इंटरचेंज करता रहूँ कि अच्छा डायरेक्टरीज वर्ड यूज़ करूँ ज़्यादा फोल्डर्स के, तो समझ जाना कि मेरा मतलब फोल्डर्स ही। ठीक है, तो हमारे पास एक लेट से हम एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है mkdir और डायरेक्टरी का नाम। तो मैं कह देता हूँ मेरी डायरेक्टरी का नाम है सेकेंड। ठीक है, तो अब आप एल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर भी शो हो जाएगा। ठीक है, आप इस फोल्डर में सीधा जा भी सकते हैं और एल करेंगे वो ब्लैंक होगा और आप वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने ये फ़ाइल डिलीट करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, फ़ाइल बना तो ली हमने, डिलीट कैसे होगी, आर एम फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, आर एम सिंपल सी कमांड है और उसके बाद आपने फ़ाइल का नाम देना है और वो फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल आता है हम फोल्डर डिलीट कैसे करते हैं।
अगर आपका फाइल अगर आपका जो फोल्डर है वो ब्लैंक, वो एम्प्टी है, ठीक है, वो तो अंदर से खाली है बिल्कुल, जैसे हमारा सेकंड फोल्डर है सेकंड के नाम का, उसको हम RMDIR से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल RMDIR स्पेस फोल्डर का नाम, और वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। बट मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक फोल्डर है, हम उसमें गए, हम उसको एक और फाइल बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने की कोशिश कर सकते हैं, एक मिनट इसको ना क्लियर कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये फोल्डर अब हम RMDIR से डिलीट करें, तो होगा क्या, होगा ये कि आपकी वो फोल्डर डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आपके पास फोल्डर के मामले में ये मसला आएगा कि ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब असल में होता क्या, RMDIR सिर्फ वो फोल्डर्स को डिलीट करता है जो ब्लैंक होते हैं, मतलब अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, RM-R। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि अब मैं फोल्डर नाम, आप सिंपल RM से आप फाइलें डिलीट करते हो। ठीक है, RM स्पेस -R से, अब हाइफन और R का मतलब मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर तक। तो उसमें क्या करते हो कि आप फोल्डर डिलीट करते हो। ये डिलीट होता किस तरह है, हम ना रिकर्सिव डिलीशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फोल्डर है ना, फोल्डर में डाटा मौजूद है, तो पहले ये कमांड अंदर से सारा डाटा खाली करेगी, मतलब जितनी भी फाइल और फोल्डर हैं सबको डिलीट करेगी, और फिर फोल्डर इटसेल्फ को डिलीट करेगी। ठीक है, ये इसकी छोटी सी एग्जांपल है, RM-R सेकेंड, और हमारा वो वाला डाटा भी रिमूव हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ हमारी आती है, वो ये है कि फाइल बनाई, फाइल डिलीट की, फोल्डर बनाया, फोल्डर डिलीट किया। ठीक है, और RM स्पेस -R से आपका फोल्डर क्लीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइल सिस्टम। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में फाइल सिस्टम का लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि किस तरह सारी फाइल्स और फोल्डर्स ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं। ठीक है, लिनक्स के अंदर आसान एग्जांपल ये कि अच्छा, एक पूरा एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अच्छा ये 10 या 12 फोल्डर्स हैं, उन 12 फोल्डर्स में मज़ीद सब फोल्डर्स, और हर सब फोल्डर का ये सर्टेन मकसद है। ठीक है, मैं इसकी एक मिसाल दिखा देता हूँ। अब हम जाएंगे बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द फाइल सिस्टम के CD// ये आपको बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द फाइल सिस्टम ले जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ से हायरार्की स्टार्ट हो रही होती है। तो अब ये बहुत सारे डिफरेंट फोल्डर्स हैं, हर फोल्डर का एक अलग मकसद है। ठीक है, तो अब इसमें हम एक एक करके सारे फोल्डर्स को समझेंगे और उनके मकासद को भी समझेंगे कि अच्छा हर फोल्डर का क्या मकसद है। सबसे पहला हमारे पास है बिन फोल्डर। ठीक है, बिन की डायरेक्टरीज है। बिन की डायरेक्टरी क्या करती है कि बिन की डायरेक्टरी वो सारी फाइल्स अपने रखती है। आसान लफ्ज़ों में बिन की डायरेक्टरीज जितनी भी हमारी कमांड्स होती हैं ना, नॉर्मल कमांड्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे LS की कमांड होगी, और भी इस तरह की बहुत सारी कमांड्स, इसका जितना भी कोड है ना, इसकी कोड फाइल्स है, वो बिन में मौजूद होंगी। क्योंकि टेक्निकली जब आप LS ट्रिगर करते हो, यहाँ तो कमांड आप नाम दे रहे हो ना, पीछे तो कोई कोड ट्रिगर होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि वो बिन की डायरेक्टरी में मौजूद होगा। ठीक है, इसकी एक मिसाल भी देख लेते हैं। अगर मैं बिन में जाता हूँ, मैं LS करता हूँ, ठीक है, ये मुझे बहुत सारी डिफरेंट कमांड शो हो रही हैं। ठीक है, मगर मैं अब जाऊँगा, हाँ हम लोग अभी एल की सीरीज़ को देखते हैं जहाँ पे हमारी LS की कमांड मौजूद होनी चाहिए। LS ये रही, तो ये रही हमारी LS की कमांड जो कि हम अभी बाहर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस फोल्डर से। तो हो क्या रहा है कि जितनी भी फाइल्स और फोल्डर जो लाइक आप कमांड्स ट्रिगर करते हो ना, वो सारी की सारी हमारी बिन डायरेक्टरी में मौजूद होती है। इसके बाद हमारे पास है बूट डायरेक्टरी। ठीक है,
अगर आप लोग बूटिंग के प्रोसेस से अवेयर हो तो उसमें क्या सिनेरियो होता है कि आप जब पावर ऑन के बटन पे क्लिक करते हैं, फ़ोन सॉरी लैपटॉप हो गया या सिस्टम हो गया, तो उस बटन को क्लिक करने से मतलब प्रेस करने से सिस्टम के पावर ऑन होने तक वो जितना प्रोसेस है ना उसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है कि उस बूटिंग प्रोसेस को जितनी फाइल ऑल फोल्डर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब जिस तरह भी कोड है, जिस तरह की चीज़ें चाहिए होती है प्रोसेस करने के लिए लिनक्स में, वो सारे की सारी फाइल्स फोल्डर्स वो डायरेक्टरी में मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है डेव डायरेक्टरी। अच्छा, डेव शॉर्ट है डिवाइसेस से, ठीक है। अच्छा, जितनी भी डिवाइसेस आपके लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ अटैच्ड होंगी, ठीक है, उन सारे डिवाइसेस की फाइल और फोल्डर, उस डिवाइस से रिलेटेड फाइल और फोल्डर आपको डेव के फोल्डर में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ईटीसी। ईटीसी की वर्किंग थोड़ी सिंपल सी है। जैसे हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स होती है ना विंडोज़ के अंदर, सी ड्राइव हमारे पास जिस तरह होती है उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, सेम इसी तरह हमारे पास ईटीसी डायरेक्टरी है, ठीक है। ईटीसी डायरेक्टरी में हर वो लाइक सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स की, ठीक है। मतलब अगर आप ईटीसी डायरेक्टरी में जाते हो तो आप वहाँ पर अगर फाइल्स और फोल्डर्स को मॉडिफाई करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे उन सॉफ्टवेयर्स की जिस भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल और फोल्डर है, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, कि वो ऑपरेट कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, कौन 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 से ऑप्शन अनेबल होंगे, कौन कौन से ऑप्शन अनेबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है होम डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, होम डायरेक्टरी को समझने से पहले हमें दो ज़रूरी चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। जो हमारे पास यूज़र्स होते हैं ना लिनक्स के अंदर, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। वैसे ऑन पेपर हम तीन तरह के यूज़र्स भी कहते हैं, बट अभी समझने के लिए आप दो समझेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल यूज़र, एक रूट यूज़र, ठीक है। जो आपका नॉर्मल यूज़र होता है ना, नॉर्मल यूज़र के पास लिमिटेड प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है, वो लिमिटेड काम कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। बट जो आपका रूट यूज़र होता है ना, वो कंप्लीट पावर रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। मतलब आप जितना चाहें रूट यूज़र जो चाहे वो मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ सिनेरियो ये है कि हर यूज़र को अपनी कोई लिविंग स्पेस तो चाहिए, हम इंसान भी हैं तो हमें कोई रहने की जगह चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरह हर यूज़र को कोई लिविंग स्पेस चाहिए होती है, और नॉर्मल यूज़र्स की लिविंग स्पेस ये होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें ज़रा आता हूँ। तो इस वक्त हमारा काली का नॉर्मल यूज़र है, ठीक है, और उस नॉर्मल यूज़र का फ़ोल्डर बना हुआ है। अगर मज़ीद यूज़र हम ऐड करेंगे तो उनका फ़ोल्डर्स भी होम डायरेक्टरी के अंडर ही आएगा, ठीक है। इसी के साथ जो हमारी दूसरी डायरेक्टरी है, मतलब जो दूसरा यूज़र है रूट यूज़र, उसकी डायरेक्टरी भी यहाँ मौजूद होती है, जिसको हम बाय नेम कहते हैं रूट, ठीक है। तो जितना भी रूट यूज़र होगा उसकी सारी फाइल और फोल्डर रूट डायरेक्टरी में मौजूद होगी। अब एक और यूज़र टाइप जो मैंने आपको कहा था कि मौजूद होती है, कभी कभी ऑन पेपर हम उसका नाम यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है, वो होती है यूज़र फॉर सर्विसेज, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब हम फाइल्स कुछ मज़ीद फाइल्स एक्सप्लोर करेंगे तो फिर मैं आपको यूज़र्स फॉर सर्विसेज समझा दूँगा। अभी फ़िलहाल ये समझ लें कि अच्छा हमारे पास जो नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं वो ये है कि दो है, नॉर्मल यूज़र, रूट यूज़र, और एक और तरह का यूज़र भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं यूज़र फॉर सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो फोल्डर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि आपके पास ये लिब की डायरेक्टरीज एनिट है। तो लिब डायरेक्टरीज कहाँ यूज़ होती हैं, सवाल ये। आसान लफ्ज़ों में हम ये बात से तो अवेयर हैं कि जो हमारी बिन डायरेक्टरीज है उसके अंदर कोड फाइल्स होती हैं, सही है। मतलब जो कमांड्स है वो तो कोड है ना, कि वो अपने कोड चलाया, उस कोड को चलाने के बाद कुछ रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। अब होता क्या है कि हमारा जो कोड होता है ना, ठीक है, उस कोड में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक फ़ाइल में ही सारा कोड लिखा होता है,
और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, और उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फाइलों की ज़रूरत होती है। अब वो जितनी भी एक्स्ट्रा फाइलें होती हैं ना, मतलब उस मेन फाइल से बाहर, हम उसे लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वो तमाम क्या कहते हैं इसको, कि तमाम फाइलें, ठीक है, जो हमारे बिन डायरेक्टरीज में मौजूद या अभी कोड डायरेक्टरी हम कवर करेंगे एस बिन के नाम से, इनको एक्स्ट्रा कोड फाइल्स चाहिए होती हैं। वो सारी की सारी फाइलें हमारे पास लिब के डायरेक्टरीज में मौजूद होती हैं, ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उस मेन कोड फाइल से इन फाइल्स को कॉल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडिया और एमएनटी, ठीक है। ये दोनों हम एक साथ समझेंगे। अच्छा, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। हमने इनको समझने के लिए ना माउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। माउंटिंग का मतलब ये है कि ये चीज़ें ये काम कैसे करती हैं, ठीक है। मिसाल देता हूँ कि अभी माउंटिंग काम कैसे करती है कि आपके पास एक यूएसबी ड्राइव है, ठीक है। आपने यूएसबी ड्राइव को प्लग कर दिया अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। यूएसबी ड्राइव प्लग हो गई। यूएसबी ड्राइव प्लग होने के बाद क्या हुआ कि आपका मतलब वो उसका जितने भी जो फ़ोल्डर होगा वो आपको कहीं ना कहीं तो देखना है ना। मतलब ये कि आपने वहाँ से फाइलें और एक्सेस करनी है, चीज़ें उठानी है। विंडोज़ में तो आपका सिंपल सा एक अलग ड्राइव बन जाती है, ठीक है, कि आपने जैसे प्लग करते हो तो अलग से उस यूएसबी के नाम से एक ड्राइव आ जाती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि वो आपको माउंट करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ भी अलग ड्राइव आती है बट वो माउंट होती कहाँ पर है, ठीक है। अगर वो टेम्परेरी माउंट हो रही है तो वो टेम्परेरी माउंट होती है एमएनटी के अंदर, ठीक है। या आप एक्चुअली सेलेक्ट भी कर सकते हो अपने माउंटिंग करने का, ठीक है। और अगर आप ये परमानेंट माउंटिंग कर रहे हो तो वो आप मीडिया के अंदर करोगे, ठीक है। टेम्परेरी माउंटिंग हम लोग करते हैं यूएसबीज वगैरह की, ठीक है। जो परमानेंट माउंटिंग होती है ना, जो हमारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, ठीक है, और वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हमने अटैच की होती हैं इनके साथ, लैपटॉप्स के साथ, या फिर हम ये कह लें कि कुछ लैपटॉप्स में दो लाइक एसएसडी और हार्ड ड्राइव दोनों का ऑप्शन होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप वो भी मतलब जब दोनों को अटैच करोगे तो जो दूसरी ड्राइव होगी वो परमानेंटली माउंट हो जाएगी मीडिया के अंदर, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि अच्छा इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इसके बाद हमारे पास आता है ओपीटी। ओपीटी में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी थर्ड जी सलमान। सर हम जो AWS पे वॉल्यूम लेते हैं ना, तो वो मीडिया के साथ होता है या एमटी के साथ होता है तो। सलमान आपकी वॉइस ना अभी भी क्लियर नहीं है। आप एक काम करें, एक मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है। आप मैसेज ड्रॉप करें, मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, आप हमारे पास क्या था नेक्स्ट, हाँ, क्या कवर कर रहे थे, एम एन टी और मीडिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ऑपरेटिव डायरेक्टरी को पढ़ना था। ऑपरेटिव डायरेक्टरी का सिनेरियो बड़ा सिंपल सा है। ऑपरेटिव डायरेक्टरी में उन सॉफ्टवेयर्स के फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं जिन्हें हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब ठीक है, जब आप ए डब्ल्यू एस से वॉल्यूम लेते हैं तो वो आपका आई थिंक मीडिया से कनेक्ट होता है। अच्छा, अब हमारे इसमें क्या आएगा, हाँ, प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करता है, आसान लफ्ज़ों के अंदर, जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है ना लिनक्स के अंदर, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं कार लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, हम इंस्टॉलेशन करते हैं रेपोजिटरी से, ठीक है। अब रेपोजिटरी क्या होती है, जो भी कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है ना अपना ओपन सोर्स, ठीक है, वो एक रिपो मेंटेन करती है। लेट्स से गिटहब की रिपो है। उस रिपो के अंदर ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे कोड वगैरह, मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आप यहाँ से रिक्वेस्ट करती हो कि वहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड हो जाए, ठीक है, और इंस्टॉल हो जाए,
ठीक है। अब वो होगा वन लाइनर, मतलब आपने कमांड ट्रिगर की, उससे वो सॉफ्टवेयर वहाँ कंपनी की रिपो से इंस्टॉल हो गया। अब हुआ क्या कि आपने अगर अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो कि उस रिपो का पार्ट नहीं है, बट वो सपोर्टेड बाय लिनक्स है, ठीक है। अगर वो सपोर्टेड बाय लिनक्स है देन आप सिर्फ लाइक उसको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे और उसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। ये हमारा इस वो जितने भी हमारा सॉफ्टवेयर होंगे उस सेम कैटेगरी के, उन्हें हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। और उनके जितने भी फाइल और फोल्डर हैं वो ओपीटी डायरेक्टरी में मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉक। प्रॉक आसान लफ्ज़ों में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना सिस्टम के अंदर, उनसे रिलेटेड फाइल्स और फोल्डर स्प्राउट डायरेक्टरी में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, हम अगर अवेयर नहीं हो तो आसान लफ्ज़ों में एक रनिंग इंस्टेंस जो होता है ना कि किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक है, मतलब जब वो कोड जो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है, वो हमारा प्रॉक में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस बिन। अब सवाल है, यहाँ बिन है, यहाँ एस बिन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आसान लफ्ज़ों में इनका डिफरेंस ये है कि जो बिन है ना उसमें सारी वो कमांड्स होती हैं जो कि सिस्टम को ना ऑपरेट करने के लिए चाहिए, ठीक है। बट जो एस पिन है ना उसके अंदर सिर्फ उस कमांड्स के साथ साथ, मतलब ऑपरेट करने वाली कमांड्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमांड्स भी मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर मॉडिफिकेशंस की कमांड, कि आपने सिर्फ वो नहीं करना कि आपने कमांड वो नहीं चलाना, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं लेने कमांड्स को ट्रिगर करने, आपने रिजल्ट्स को मॉडिफाई भी करना है, ठीक है। आपने कन्फिग्रेशंस करनी है, तो सिस्टम कमांड्स आप कह सकते हैं कि वो एस बिन में मौजूद होती हैं। और मेनली एस बिन की जितनी भी कमांड्स होती हैं ज़्यादातर रूट यूज़र जो है ना वो यूज़ कर रहा होता है उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ज़रूरी तीन डायरेक्टरीज हमारे पास रह गई हैं, वो एक टेम्प यूज़र है और वार है, ठीक है। टेम्प डायरेक्टरी कैसे काम करती है? टेम्प डायरेक्टरी का सिंपल सा काम है कि ये टेम्परेरीली फाइल्स और फोल्डर्स को होल्ड करती है, ठीक है। सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो डाटा यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, अब सवाल ये है कि अगर एक सवाल आता है कि अगर हम ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो क्या हम सिर्फ, अब ये तो काली का है ना, तो क्या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी यही स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? तो सिनेरियो ये है कि लिनक्स का जो ये वाले हमने जो स्ट्रक्चर कवर किया है, ये तो फोल्डर्स कवर किया है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर दो लिनक्स का, ठीक है, आपको मैक्सिमम यही स्ट्रक्चर मिलेगा। कुछ फोल्डर्स अप डाउन होते हैं, मतलब जैसे कुछ ज़्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं, बट मैक्सिमम जो कोर है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर का सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा फाइल सिस्टम को समझ लिया तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे आपको वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम का आइडिया होगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो यूज़र डायरेक्टरी है। अच्छा, यूज़र डायरेक्टरी का काम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? यूज़र डायरेक्टरी का काम क्या होता है कि मिसाल है मैंने इसमें 10 यूज़र बना दिए, ठीक है। अब 10 के 10 यूज़र अगर मेरी मेन बिन से या एस बिन से इंटरेक्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें से कोई ऐसी मॉडिफिकेशन कर दे कि सिस्टम ब्रेक हो जाए, ठीक है। वो ऐसे कोई पंगे ले ले कि सिस्टम प्रॉपर तौर पे ऑपरेट ना किया जा सके, तो होगा क्या, हम वो सब तमाम ज़रूरी फाइल्स और फोल्डर्स जो किसी भी यूज़र को यूज़ करने के लिए चाहिए, सिस्टम को यूज़ करने के लिए चाहिए, उनको यूज़र डायरेक्टरी में प्लेस करते हैं, ठीक है। और उन यूज़र्स को इस डायरेक्टरी की एक्सेस दे देते हैं, मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर जो जितनी चीज़ें हैं ना उसकी एक्सेस देते हैं, ठीक है, उन यूज़र्स को। तो ताकि अगर कुछ ख़राब हो तो वो इन डायरेक्टरीज़ में से ख़राब हो, ना कि हमारी मेन जो रियल वो है ना, क्या नाम है इसका, रियल डायरेक्टरीज हैं जिसमें रियल कोड फाइल्स हैं, ठीक है। अगर हो भी तो डैमेज हो, क्लोन्स हो, ठीक है। जैसे हमारे तौर पे यहीं इसी यूज़र डायरेक्टरी के अंदर बिन भी मौजूद है, एस बिन भी मौजूद है, लिब डायरेक्टरीज मौजूद है, गेम्स का फोल्डर है, शेयर है, एस आर सी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर ऐसा किया गया है लिनक्स का कि अगर बहुत ज़्यादा यूज़र्स भी आपने ऑन बोर्ड कर लिए हैं तो आपको इशू ना आए, ठीक है।
अब इसमें एक सवाल एक चीज़ और डायरेक्टरी रह गई है जो ज़रूरी है, वो है वार डायरेक्टरी। ठीक है, वेरिएबल से भी निकली है ये। वार डायरेक्टरी का काम बड़ा सिंपल सा है। वार डायरेक्टरी का सिनेरियो ये होता है कि हर वो फाइल और फोल्डर जिसका साइज़ टाइम के साथ इंक्रीज़ होगा वो वार डायरेक्टरीज हमें वार में मिलेंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारी लॉग फाइल्स होती हैं। आप लोग शायद अवेयर हों इस बात से कि लॉग फाइल्स का सिनेरियो होता है कि जितना भी जितना भी आपका वो होता है ना, जितना भी आप काम करते हो सिस्टम के ऊपर, ठीक है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है कि आपने कितनी कमांड्स ट्रिगर की हैं, कैसे ट्रिगर की हैं, ठीक है, और क्या उसके रिजल्ट्स आए हैं, फिर आपने मज़ीद क्या वो रिजल्ट की सेव किए हैं, ये सारा कुछ सारी की सारी इंफॉर्मेशन लॉग फाइल्स में मौजूद होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर वो रिकॉर्ड रख रहा है और आप कॉन्टीन्यूसली सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक टाइम पर आकर बहुत ज़्यादा मतलब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको वो ये चीज़ें वहाँ रखने की ज़रूरत है जिस टेक्निक आपको पता हो कि अच्छा यहाँ पर चीज़ों का जो साइज़ है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और उसके अलावा सेपरेट होने के और भी फ़ायदे हैं कि आप डायरेक्ट जाके लॉग्स फाइल्स और आप एक्सेस लॉग्स इस तरह की चीज़ें देख सकती हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया फाइल सिस्टम। ठीक है, एक्सट्रीमली बेसिक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के लिनक्स का एग्जैक्ट फाइल सिस्टम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, उसमें किस तरह फोल्डर्स होते हैं, हर फोल्डर का क्या डिफरेंट काम होता है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्लियर और हम ये देखते हैं कि यूज़र मैनेजमेंट कैसे होती है लिनक्स के अंदर ना। ठीक है, अब आपने क्या है कि अगर आपने लिनक्स में जितने भी आपके लाइक के यूज़र्स बने हुए हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर वो देखने हैं तो आपने सिंपल सा क्या करना है, कैट स्लैश etc स्लैश passwd। ठीक है, ये एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर ना सारे के सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे एक सवाल है, वो ये कि मेरे पास तो सिर्फ मैंने कहा था कि रूट यूज़र है या मेरा जो एक और यूज़र है, मिसाल के तौर पर काली जो एक और यूज़र हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये दो यूज़र्स हैं। ठीक है, ये रहा। तो मैंने तो ये बात की थी कि क्लास का टाइम भी होने वाला है, चलो मैंने ये बात की थी कि सिर्फ दो यूज़र्स हैं, ऐसे ही है। बट यहाँ सवाल ये आता है कि यहाँ इतने सारे यूज़र्स क्यों शो हो रहे हैं। आपको याद है मैंने शुरू में कहा था कि यूज़र्स हमारे पास हम टेक्निकली कहते हैं वैसे दो, मगर तीन तरह के होते हैं। तीसरा यूज़र होता है यूज़र फॉर सर्विसेज। ये जितने सॉफ्टवेयर यूज़र्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सारे यूज़र फॉर सर्विसेज हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये यूज़र्स जो डिफरेंट तरह की सर्विसेज मेरे सिस्टम में मौजूद हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए क्रिएट की गए हैं। ठीक है, जब आपने वो सर्विसेज यूज़ करती हैं तो आप एज मतलब इन यूज़र्स की तरह इन यूज़र्स के बिहाफ पे उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, उन सर्विसेज से आप डायरेक्ट अपने नॉर्मल यूज़र से ना भी कर रहे हो तो आप उनसे इन यूज़र्स के थ्रू कर रहे होगे। इसी वजह से आपके पास जब आप यूज़र इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो बहुत सारी इन्फो शो होती है। ठीक है, अब हमारे पास ना ये इन्फो डिवाइडेड कैसे है। ठीक है, मैं आपको इसी से समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है यूज़र का नाम। ठीक है, ये मेरा काली यूज़र का नाम हो गया। एक्स का यहाँ मतलब ये है कि जो इसका वो है ना पासवर्ड है वो शेडो फाइल में मौजूद है। ठीक है, ये भी एक और फाइल होती है जिसमें ना हैश्ड पासवर्ड मौजूद होती है। ठीक है, लिनक्स ये हमारे यूज़र्स के ना। उसके बाद हमारे पास है यूज़र आईडी। ठीक है, कि इस यूज़र की यूज़र आईडी क्या है और इसकी ग्रुप आईडी क्या है। ठीक है, हर यूज़र का एक यूनिक यूज़र नेम होगा, फिर उसके बाद एक यूनिक यूज़र आईडी होगी, एक यूनिक ग्रुप आईडी होगी। ठीक है, उसके बाद ये डिफ़ाइन होता है कि ये जो यूज़र है इसकी होम डायरेक्टरी का है। मिसाल के तौर पर कहने का मकसद ये है कि ये यूज़र अपनी सारी फाइल और फोल्डर कहाँ पर रखेगा। ठीक है, मतलब कहाँ पर सारा का सारा चीज़ें रख के ऑपरेट करेगा। तो वो सारी की सारी हमारी मतलब वो यहाँ पर मेंशन होता है। अच्छा, ये हमारा कमेंट सेक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास यूज़र का कमेंट दिया हुआ है ना
कि यूज़र किसके लिए है। तो ये वाला काली वाला ब्लैंक है, आप बाद में इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, वो है शेल, ठीक है। कि हर यूज़र का ना एक यूनिक तरह का शेल होता है, ठीक है। मतलब एक बहुत सारे यूज़र्स के सेम शेल भी हो सकता है, क्योंकि शेल्स हमारे पास लिमिटेड होती है, ठीक है। शेल करता क्या है, शेल को समझने के लिए हमें ये समझना होगा, जब भी हम कोई कमांड ट्रिगर करते हैं ना, मैंने कोई कमांड लिखी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो इंटरफेस है ना, ये इसे हम कहते हैं टर्मिनल एमुलेटर, ठीक है। इस टर्मिनल एमुलेटर के अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला लाइक ये जो आपको शो हो रहा है, ये एक शेल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये चीज़ आ रही है ना, आप कमांड ट्रिगर करते हो, वो कमांड को लेता है, पीछे बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ लेके जाता है, उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके आपको यहाँ पर रिज़ल्ट शो करवा देता है, ठीक है। ये सिंपल सा काम इसका है, क्या कहते हैं इसको, सिंपल सा काम शेल का है, ठीक है। अब शेल्स अगर आपने देखने होते हैं आपके पास कौन कौन से मौजूद हैं, तो आप ETC शेल्स में जाके ये तमाम जो अवेलेबल शेल्स हैं ना वो देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने हिसाब से शेल्स चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट कोई और शेल भी ट्रिगर कर सकते हो, जैसे आप सिर्फ शेल का नाम लिखोगे, इनमें से ये लास्ट नेम होता है, तो शेल स्टार्ट हो जाता है। हर डिफरेंट शेल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हर शेल का जो वे ऑफ आउटपुट है ना चीज़ों को दिखाने का, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो आपको शेल अच्छा लगता है, जो रिज़ल्ट अच्छे शो करवाता है, तो आप शेल यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसका टाइम भी होने वाला है क्लास का, अभी हमारे पास 11 मिनट है, चलें। तो ये हमारे पास शेल है, ठीक है, और ये हमने यूज़र्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख ली। दूसरा हमारे पास होता है कैट ETC शेडो, उसको आप सूडो के थ्रू देखना पड़ता है आपको, ठीक है। यहाँ दिखाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें एक आपकी हैश होती है, ठीक है। वो हैश आप अगर अगर पासवर्ड नॉर्मल है, हैश डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो डिकोड करने की, तो आपको क्या आगे कि उसका पासवर्ड मिल सकता है, ठीक है। बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो तो डायरेक्टली नहीं होती। तो आपका जितना भी पासवर्ड है वो सारा का सारा शेडो फाइल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब क्या सिनेरियो क्या है कि अगर आपने कोई यूज़र बनाना हो लिनक्स के अंदर, अब वो कैसे बनाते हो, ठीक है। लिनक्स में यूज़र बनाने का सिंपल सा तरीका है, सूडो। अच्छा, सूडो की वर्किंग भी हम एक दफ़ा समझ लेते हैं। हाँ, मैंने ये तो आपको बताया कि आपके दो तरह के यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है और रूट यूज़र है ना। नॉर्मल यूज़र का तो सिंपल सा काम है कि आपने ऑपरेट करना है ना, चीज़ों को चलाना है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जो रूट यूज़र है उसका काम ये है कि चीज़ों को मॉडिफाई भी करना है, सिर्फ ऑपरेटिंग करना, मॉडिफाई भी करना है। अब अगर नॉर्मल यूज़र चाहे कि वो ऐसा कोई काम करे जो रूट यूज़र कर सकता है, मतलब जिसकी प्रिविलेज है ही रूट यूज़र के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम सूडो यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है सुपर यूज़र डू। हम रूट यूज़र को कह रहे होते हैं कि यार हम मेरे बिहाफ पर ये काम कर दो, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास प्रिविलेज है, तुम ये काम कर दो। तो फिर हम वो सूडो लिखकर, स्पेस लिखकर वो कमांड बताते हैं, पासवर्ड देते हैं अपना, और वो कमांड रूट यूज़र ट्रिगर कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये भी ट्रिगर करने के लिए ना आपको सूडोवर्स की एक फ़ाइल होती है, उसमें मौजूद होना ज़रूरी होता है यूज़र का ना, ठीक है। जो आपका डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन यूज़र होता है वो तो मौजूद होता है, बट जो नए यूज़र्स होते हैं वो भी आपने उसमें, अगर आपने सूडो ऐड करवाना है तो वो आपने यूज़ करने होते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब अब है क्या कि अगर कोई यूज़र क्रिएट करना है तो आप पास दो कमांड है, या तो यूज़र ऐड यूज कर लो, या ऐड यूज़र ही कर लो, ठीक है। यूज़र ऐड इजी टू यूज़ है, यूज़र ऐड किया, ठीक है। अब इसके बाद आपने बताया कि मुझे होम डायरेक्टरी भी चाहिए, ठीक है। हाइफन में नहीं बताएगा कि मुझे इस यूज़र की होम डायरेक्टरी भी चाहिए, और इसके बाद आप यूज़र का नाम दे दोगे, जैसे मैं दे देता हूँ क्लास 1, ठीक है। मिसाल दे दिया मैंने, क्लास 1 एक यूज़र का नाम क्रिएट किया, मैंने अपना पासवर्ड दिया, और अब मैं चेक करूँगा कि मेरा यूज़र क्रिएट हुआ कि नहीं। तो मेरे पास क्लास 1 का एक नया यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके साथ हमारे पास यूज़र मोड की एक कमांड होती है जिससे आप यूज़र मॉडिफाई करते हो, ठीक है। अब मिसाल है, मैं यहाँ पर एक शेल -s से आप शेल मॉडिफाई करोगे। मैं अब कहता हूँ कि मुझे बिन ZSH चाहिए इस यूज़र के लिए, ठीक है। कि यूज़र मोड से मैं कह रहा हूँ कि शेल मॉडिफाई कर दो, ये वाली,
और /sh शेल दे दो, ठीक है, पूरा शेल की लोकेशन दे दो, तो आपका वो ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यूज़र बनाने के बाद आपने दूसरी जो ज़रूरी चीज़ करनी है, यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पासवर्ड चेंज किया। अब मैं यूज़र को आराम से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं उसी यूज़र के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अभी ये यूज़र नया यूज़र है ना, तो हम इसमें सूडो यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो वो आपको क्या एरर देगा कि यूज़र आर नॉट इन सूडोस फाइल। जैसा मैंने कहा कि अगर आप उसे सूडोस की फाइल में ऐड करोगे नए यूज़र्स को, तभी वो सूडो यूज़ कर पाएगा, ठीक है। अब ये यूज़र बन गए। अब आपने यूज़र डिलीट कैसे करना है, सिंपल सा है, यूज़र डल, ठीक है। और यूज़र डल के साथ आप क्या करोगे कि यूज़र का नाम दोगे, ठीक है। थिंक इसके साथ हम एफ का ऑप्शन यूज़ करते थे, यस। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं हमारा यूज़र मौजूद है। तो अगर हम गए तो हमें आइडिया हो गया कि हमारा यूज़र डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस था, यूज़र क्रिएट करने का, यूज़र डिलीट मॉडिफाई करने का और यूज़र डिलीट करने का, ठीक है। इसी तरह जैसे यूज़र ऐड है, हमारे पास ग्रुप ऐड है, और आपने ग्रुप का नाम देना है। जैसे मैं क्लासेस के नाम से ग्रुप बनाया, ठीक है। ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, /etc ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसमें सारे के सारे ग्रुप्स हैं, और अगर ग्रुप के कोई मेंबर्स भी हैं ना, तो वो मेंबर्स भी आपको यहाँ पे आगे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक आज के लिए टाइम से भी होने वाला है क्लास का बेसिक लिनक्स के स्टार्टिंग लेक्चर के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। कि आपने यूज़र ऐड कैसे करने हैं, चीज़ें काम कैसे करती हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं इसको, फाइल सिस्टम वगैरह क्या होता है। एक चीज़ हम जो देख लेते हैं इसके साथ, ये हमारा यूज़र मैनेजमेंट थी, हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट भी होती है, ठीक है। अगर आपने ये देखना हो कि भाई आपके डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं इस टाइम, तो आप क्या करोगे, ये इसी यूज़र के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, PSAUX, ये आपको करंटली जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे तो उनकी इन्फो शेयर करवा देगा, ठीक है। इसकी डिवीजन कैसे होती है प्रोसेस की, यूज़र, प्रोसेस आईडी, ठीक है। हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है। CPU यूजेज कितना हुआ है, मेमोरी यूजेज कितना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुझे खास याद नहीं है कि वो स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, कितना टाइम कब से वो चल रहा है, और कमांड क्या थी, ठीक है। ये प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके पास मौजूद होती है, ठीक है। अगर बस और भी टूल्स हैं, टॉप कॉन्टीन्यूस आपको अगर रिजल्ट शो कराने हो रियल टाइम पे, तो आप टॉप से देखते हो। हमारे पास एच टॉप भी होता है, अगर एच टॉप इसमें भी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, तो ये मतलब अभी अब तो ये वाले खैर प्रोसेस देखने वाले तो बहुत सारे टूल्स एक्सपेंड हो गए हैं, ठीक है। ये आपको टॉप थोड़ा ज़्यादा अच्छे डिटेल्स में बता देता है, ठीक है, कि कब से चल रहा है, कि अच्छा 1 घंटे या कुछ से ये सिस्टम ऑन हुआ हुआ है, एक यूज़र उसे यूज़ कर रहा है, कितना लोड पड़ा हुआ है, कितने टास्क चल रहे हैं, ठीक है, कितने टास्क सोए हुए हैं। जॉम्बी टास्क भी होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका काम शाम कोई नहीं होता, ठीक है। CPU, मेमोरी, तो ये सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यूज़र्स की शो हो रही होती है, प्रोसेस की शो हो रही होती है। अब आपने प्रोसेस मॉडिफाई भी करने होते हैं, ठीक है। हमारे पास ना किल सिग्नल्स होते हैं, कि किल की कमांड देके ना आपने सिग्नल सेलेक्ट करना होता है कि अच्छा आपने किस तरह का सिग्नल देना है। सिग्नल्स बहुत डिफरेंट तरह के हैं, मतलब आपने प्रोसेस को रोकना है, प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, प्रोसेस को स्टॉप करना है, या प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, सारे के सारे आपको किल सिग्नल्स पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं अभी फिलहाल किल का यूज़ करूँगा, मतलब स्टॉप करने वाला। तो -9 का प्रोसेस, -9 आप सेलेक्ट करेंगे, उससे ये होगा कि आप जो भी मतलब यहाँ प्रोसेस आईडी देंगे ना उठाकर, ये उसे स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। मेरा ख्याल आज के लिए अभी इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर जो हमारा हाफ लिनक्स का कॉन्सेप्ट रह गए वो कवर कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम फर्दर इसके ऑन टॉप ऑफ इट जो हमने एक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो लैब्स या टास्क करने हैं, हम वो कर लेंगे, ठीक है।